हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने टोटल 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट ऑलरेडी लगा लिए हैं। आज की क्लास में हम लगाने वाले हैं 32वां क्वेश्चन का सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं उन्हें एक चीज़ बतानी है कि इससे जो पहले वाली वीडियोज़ हैं टोटल, उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो क्यों सही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमें भी नोट्स परचेज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट्स परचेज़ कर चुके हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, 9411179036। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सीडीपी के एक बार डेमो नोट्स दिए जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं और उनके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आज स्टार्टिंग में ही। कोई बात नहीं, आप लोगों के ही कमेंट्स थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रिस्पांस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, सभी को रिस्पांस करना थोड़ा मुश्किल होता है। जितना को मैं कर पाती हूँ मैं कर देती हूँ, बाकी जिनको नहीं कर पाई तो मैंने अभी वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है। तो देखिए, कल की क्लास में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को पता ही होगा, पियाजे वाला, जिसका राइट आंसर क्या था? जिसका राइट आंसर था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलिए अब उससे आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए, वाइगोत्स्की की थियोरी मैंने आपको कंटेंट भी पढ़ा दिया है, तो थियोरी मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करी थी। अब आप कहेंगे कि वाइगोत्स्की की थियोरी का नाम तो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और यहाँ पर लिख दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये तो दिया है जीन पियाजे ने। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी, है ना, क्योंकि पियाजे ही तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। बट देखिए, वाइगोत्स्की बात तो करते हैं 3 चीज़ों की। कौन कौन सी? जिसको मैंने आप लोगों को न्यूमोनिक से याद करवाया है और नोट्स में भी मेंशन है कि वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। कौन कौन सी? SCL, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का विकास किसके थ्रू होता है, इसकी बात भी वाइगोत्स्की करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो उसी दिमाग के विकास से रिलेटेड इन्होंने क्या चीज़ कही है, ये आपसे पूछा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि इन्होंने समाज को महत्व दिया है, या संस्कृति को महत्व दिया है, या भाषा को महत्व दिया है, तो वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ये इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर क्वेश्चन में, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो देख लेते हैं कि इनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। पहला है, बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। ये तो हमें सही लग रहा है, क्योंकि देखिए वातावरण की यहाँ पर बात हो रही है। वातावरण यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, जिसे हम समाज भी कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को आप वातावरण में यानी कि समाज में छोड़ दो और बच्चे समाज में खुद ही अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीख लेंगे। यानी कि खोजबीन के अवसर बच्चों को प्रदान करना है, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ना है और वो खुद ही अपने संज्ञान का विकास कर लेंगे। ठीक है, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, वाइगोत्स्की संस्कृति को तो महत्व देते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, SCL सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, कल्चर मीन्स संस्कृति। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शिक्षा को उतना महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा बच्चे को समाज में छोड़ दो, सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा खुद ही सीख लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से बाहर हो जाता है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति के साथ साथ शिक्षा की भी बात करी है। एंड थर्ड ऑप्शन इज, बालक का वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर मिलकर निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये चीज़ है। फोर्थ है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी भाषा चिंतन का कोई स्थान नहीं है। ये ऑप्शन वैसे ही बाहर, मैंने अभी आपको बताया था SCL, L फॉर लैंग्वेज, भाषा तो इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन इसमें कह रहा है भाषा चिंतन का महत्व कोई स्थान नहीं रखता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा बाहर। और देखिए ये जो ऑप्शन है ना, बालक का वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर मिलकर निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये भी सही है यहाँ पर। अब आप कहेंगे ये 2 ऑप्शन सही हो गए। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जिनमें एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं उसमें आपको मार्क्स मिल जाता है। जी हाँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से। पहले मैं आपको इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करके एक बार समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए वाइगोत्स्की की थियोरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। ये है जो संभाव्य विकास का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बच्चा कोई काम कर सकता है, या तो फ्रीली कर सकता है बिना किसी की हेल्प से, या फिर जब उसको किसी की हेल्प मिलेगी तब वो उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में, जिस दायरे में वो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं संभाव्य विकास का क्षेत्र। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप में से कोई भी। जैसे एक लड़का है राहुल, ठीक है, राहुल को साइकिल चलानी आती है लेकिन उसको बाइक चलानी नहीं आती। अब उसने बाइक चलाना सीखना है, तो देखिए यहाँ पर ZPD क्या है, राहुल को पता है कि मैं बाइक चलाना सीख लूँगा, उसके क्षेत्र में है, उसके दायरे में है बाइक चला पाना, उसे खुद पर विश्वास है कि यस मैं बाइक चलाना सीख सकता हूँ। वो जो क्षेत्र है, वो जिस दायरे में सोच रहा है वो है आपका ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे संभाव्य विकास का क्षेत्र या स्तर कहते हैं। उसके बाद आता है MKO। MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा उस फील्ड में जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। जैसे अब राहुल को बाइक चलाने के लिए राहुल का एक फ्रेंड आया उसको सिखाने के लिए, क्योंकि उस फ्रेंड को बाइक चलाना अच्छे से आता है, तो उसने बोला कि भाई मैं तुझे बाइक चलाना सिखा दूंगा। तो वो व्यक्ति, आपका फ्रेंड आपको बाइक चलाना सिखा रहा है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, यानी कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति। किस चीज़ में ज्ञानी? बाइक चलाने में। अब वो व्यक्ति आपसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, क्योंकि उसे बाइक चलाना आपसे अच्छे से आता है। अब वो आपको बाइक चलाना सिखा रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक चीज़ और आती है। अब क्या होगा कि वो आपको बाइक चलाना सिखा रहा है, ठीक है, आपके पीछे बैठ करके आपको बता रहा है इस तरीके से बैलेंस बनाना है, ऐसे गियर डालना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप चला रहे हैं तो वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है, यानी कि वो आपकी हेल्प कर रहा है बाइक चलाना सिखाने में। तो जब वो आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो हेल्प करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स पाड़ या मचान। हो सके तो इसको इंग्लिश में याद रख लीजिए, हिंदी में इसके 3 या 4 नाम हैं, 2 मुझे याद है, 2 नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं पाड़ या मचान, जिसे इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है। स्केप फोल्डिंग होती है प्रोसेस, बाइक चलाना जब वो आपको सिखा रहा है, वो जो सिखाने की प्रक्रिया है, आप चलाना सीख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केप फोल्डिंग। अब ये जो स्केप फोल्डिंग होती है ना, ये टेम्पररी होती है। अब टेम्पररी कहने का मतलब क्या है? ये परमानेंट नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति, आपका फ्रेंड जो है, आपको बाइक चलाना तभी तक सिखाएगा जब तक आप बाइक चलाना सीख नहीं जाते। जैसे ही आपने बाइक चलाना सीख लिया, उसके बाद तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा नहीं सिखाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी चलाना सीख चुके हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी हेल्प होती है। ये तभी तक दी जाती है जब तक आप उस काम को करना सीख नहीं जाते, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ा दी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है कि बालक का जो वास्तविक विकास स्तर और जो संभाव्य विकास स्तर है वो मिलकर निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन भी सही हुआ और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी सही हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब चाहे आपने ऑप्शन 1 पे गोला भरा हो चाहे थर्ड पे गोला भरा हो, आप दोनों को ही यहाँ पर नंबर मिलेंगे। जिसने थर्ड वाले पे गोला भरा होगा उसको भी 1 नंबर मिलेगा, जिसने ऑप्शन 1 में गोला भरा होगा उसको भी 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए जब आपकी आंसर की आती है ना ऐसी कंडीशन में, तो आंसर की में इस तरीके से लिखा होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 डाला होगा सपोज, क्योंकि 18 है, उसके आगे लिखा होगा ऑप्शन 1 एंड थर्ड। इसका मतलब ही ये होता है कि 18वें क्वेश्चन में जिस बच्चे ने 1 में टिक किया होगा उसको भी नंबर मिलेगा, जिसने 3 पे टिक किया होगा उसको भी नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये कंडीशन बहुत होती है सीटेट में। जब आपकी आंसर की आएगी ना, आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं जनवरी में जिनका एग्जाम हुआ था, उनका भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें हुई थी, तो मैंने उनको करवाई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1
एंड ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी? आपको बताना है संभावना। पहला है सरकार की भूमिका, दूसरा है सामाजिक आंदोलन की भूमिका, तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, या फिर लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान की भूमिका। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे ही ऑप्शंस हमको सही लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सरकार की भूमिका। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में मतभेद समाधान और इनकी जो मुख्य भागीदारी है उन सभी पर चर्चा कर रही है, तो सबसे पहले उनको करनी होगी सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को लेकर फैसले लेती है, डिसीजन लेती है। तो सबसे पहले यही काम होगा कि सरकार की भूमिका सबसे अधिक वहाँ पर संभावना होगी कि शिक्षिका इसकी चर्चा करेंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इसके बाद आती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? संरचनावादी दृष्टिकोण, संरचनावादी कौन है? जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं। देखिए संरचनावादी कहने का मतलब ये है, संरचनावादी दृष्टिकोण जिनका होता है वो ये मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। बच्चों के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और बच्चों को ये लोग खाली बर्तन यानी कि ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हैं। ब्लैंक स्लेट मतलब होता है बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं है, बस बच्चे पैदा हो गए, स्कूल आ गए हैं, सारा कुछ टीचर ही उनको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। संरचनावादी मानते हैं कि बच्चों के अंदर नॉलेज जन्म से होती है थोड़ी बहुत, बस टीचर का काम है कि उसके बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान है उसको बाहर लाना और उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना, ये चीज़ें सिखाने का काम होता है टीचर का, और यही कहते हैं संरचनावादी लोग। तो देखिए अब आप अपने आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पर संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस तरीके से निर्दिष्ट करता है? पहला है अव्यवस्थित और एक तरफा, जी नहीं, ये तो व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। स्वभावहीन और पृथक, स्वभावहीन नहीं, ये भी बाहर हो गया, और पृथक तो बिल्कुल भी नहीं। निष्क्रिय और निर्भर, जी नहीं, यहाँ पर बच्चे ही कहते हैं कि ये बच्चे सक्रिय होते हैं, संरचनावादियों का कहना है। तो पारस्परिक और सक्रिय, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जब एक्टिव होंगे ना, सक्रिय होंगे, तभी तो वो लर्निंग की प्रोसेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो हो ही नहीं पाएगी। एंड देखिए अगर आपने अभी तक टैग वर्ड्स वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीटेट ऑल सब्जेक्ट्स टैग वर्ड्स के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर मैंने आपको CDP हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, संस्कृत, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो में टैग वर्ड्स करवाए हैं। वहाँ से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे भी आप इस आंसर तक पहुँच जाते अगर आप में से जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स को जानते हैं वो अपने आंसर तक पहले ही पहुंच गए होंगे कि सक्रिय एक पॉजिटिव चीज़ है और निष्क्रिय एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? आपको पता होगा कोहलबर्ग का जो थियोरी है, सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थियोरी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो उसमें देखिए इन्होंने टोटल 3 लेवल बताए हैं अपनी थियोरी में और 6 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि हर लेवल की 2-2 स्टेजेस की बात करते हैं कोहलबर्ग। ठीक है, तो इसका जो सही युग्म है, कौन सा पेयर मैच कर रहा है वो आपसे पूछा है। पहला है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास यानी कि सजा से बचाव, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता, तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का एक समान आदान प्रदान, चौथा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कि विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। अब आपको बताना है कौन सा मैच कर रहा है, तो यही वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। समाज की भलाई के लिए बच्चे अपने विवेक का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू जो है नैतिक मूल्यों पर चलते हुए समाज की भलाई कर सकते हैं, ये इसी में कहा गया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? अब देखिए अधिसंज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन। वैसे मैंने नोट्स में भी ये सब मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आया है तो बताना तो बनता है, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा।
मैं क्वेश्चन बोलूँ, आपको आंसर बता दूँ, ऐसा तो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। वीडियोस देखने का मतलब ये होता है, यूट्यूब आपको हेल्प इस तब करता है जब आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाया जाए। इसीलिए तो लोग वीडियोस देखना और यूट्यूब से देखना पसंद करते हैं, पढ़ाई करना। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं ना। अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और फ्यूचर में कभी ऐसा भी एक दिन आएगा जब आप जो है इसी तरीके से पढ़ा पाएंगे। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं और ये चेंज चलती रहती है। वो तब होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। जो लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो पास हो जाएंगे, ओके, लेकिन जो लोग समझते हुए पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में औरों को भी पढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जब आप टीचर बन जाएंगे ना, तो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें आप फॉलो भी करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अधिसंज्ञानात्मक विकास समझ लेते हैं, मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट। मेटाकॉग्निशन क्या होता है ना, मेटाकॉग्निशन होता है हमारे दिमाग से संबंधित। सबसे पहले आपको ये समझना होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर कोई चीज़ जैसे बच्चे ने कोई चीज़ सोची, सोचने के बाद वो दोबारा से उसके बारे में सोच रहा है कि मैंने जो पहले सोचा क्या वो सही सोचा या फिर नहीं सोचा। इसी को कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना। नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में भी जानना। जैसे आपने कोई चीज़ जानी, उसके बाद आप फिर से उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो मैंने जाना वो सही जाना या फिर नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सोचा, जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आई, आपने सोचा कि मैंने सीडीपी में ये सारे चैप्टर्स यहाँ से कवर कर लिए हैं। उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, फिर आपको फिर से सीडीपी का ध्यान आया और आपके दिमाग में आया कि अच्छा, थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि सीडीपी का ये मैंने चैप्टर कर लिया है, वो रियल में कर लिया है या फिर नहीं करा है। फिर से आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ आपने पहले सोची उसके बारे में जब दोबारा से सोचेंगे अगेन, तो उसी को कहते हैं अधिसंज्ञानात्मक। तो आपसे पूछा है कि इसके लिए कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा, नेगेटिव। हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है कि पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव, तो कौन सा सहायक नहीं होगा पूछा है। और मुझे लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है मूल्यांकन, ये तो सहायक होगा, प्रबोधन भी होगा, योजना भी होगी, लेकिन रट करके याद करना ये जो है इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा, क्योंकि रटना वैसे ही एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। और अगर बच्चे ने रटा तो रटने के बाद वो थोड़ी देर तक याद रहेगा, दूसरे दिन वो भूल जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे आप बचपन में होता था और अभी भी बच्चों के साथ होता ही है, जो छोटे बच्चे होते हैं, टीचर क्या कहते हैं होमवर्क देते हुए कि आप ये 5 क्वेश्चन घर से लर्न करके लाना। अगर लर्न करके नहीं लाए तो आपको मार पड़ेगी या फिर आपको सज़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ। तो बच्चा जो है डर के मारे उन क्वेश्चन को रटने लगता है, और रात को उसने रटा, दूसरे दिन स्कूल में जाके टीचर को सुना दिया, बस जैसे टीचर ने सुना वो चीज़ बच्चे के दिमाग से निकल गई, फिर बच्चा भी भूल गया। तो यही होता है रटना। कभी भी रट करके नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा समझ करके पढ़ो, तो वो आपका लाइफ टाइम चीज़ें याद रहती हैं। तो रट कर याद रखना ये अधिसंज्ञानात्मक विकास को कभी भी इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला है अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करने के लिए तैयार करें, ये तो सही लग रहा है। दूसरा है अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित हो, जी नहीं। आपका जो ध्यान है सभी बच्चों पर समान होना चाहिए, चाहे वो बच्चा जड़ बुद्धि का हो, चाहे मूर्ख बुद्धि का हो, चाहे प्रतिभावान हो, चाहे गिफ्टेड हो, चाहे क्रिएटिव हो, कैसा ही बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, उसका दिमाग का जो लेवल है, आईक्यू की रेंज आपको पता होगी ना, मैंने बुद्धि वाले चैप्टर में करवाया था। 140 प्लस अगर बच्चा होता है तो उसे जीनियस माना जाता है, उसकी आईक्यू अगर इतना होता है तो क्लासरूम में कहने का मतलब है सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी का आईक्यू लेवल हाई है तो आप उसको अलग नज़रिए से ट्रीट कर रहे हैं, जिसका लो है उसको अलग नज़रिए से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो हमारी समावेशी शिक्षा आई थी, आपको याद होगी ना, इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको करवाई भी थी कि सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना और सभी को समान अवसर प्रदान करना, यही होता है समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को एक साथ समावेश करके पढ़ाना, इसीलिए ये आई भी थी, ठीक है। और NEP 2020 में भी ये बात कही जाती है और NCF 2005 में भी। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया बाहर, क्योंकि इसमें कह रहा है सिर्फ उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को ही केंद्रित करेंगे। थर्ड है कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करेंगे। अनदेखा नहीं करना है, बल्कि विविधता को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है।
क्योंकि देखिए स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, हर किसी की संस्कृति अलग हो सकती है ना, उसकी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो अलग हो सकती हैं, सोशल चीज़ें हैं वो अलग हो सकती हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे स्कूल में आते हैं, इसीलिए कहते हैं स्कूल में क्या होती है, विविधता होती है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे संस्कृति को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, ठीक है। तो उस विविधता को टीचर ने अपनाना है, एक्सेप्ट करना है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। ऐसा नहीं कि अलग अलग विविधता वाले बच्चे हैं तो आप उनको अनदेखा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए टीचर जो है ना हर चीज़ में प्रवीण होना चाहिए, टीचर का काम ही ये होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना टीचर का काम है, अपने सब्जेक्ट में तो टीचर को प्रोफिशिएंट होना ही है, वो तो मूलभूत आवश्यकता मानिए। साथ ही साथ टीचर के अंदर बाकी के सारे गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट कर पाए, बच्चों को कहने का मतलब है बच्चों में रुचि पैदा कर पाए पढ़ने के लिए। पढ़ाई बाद में होगी, पहले रुचि पैदा करेंगे। अगर बच्चे की रुचि नहीं है, बच्चा मोटिवेट नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसे चाहे आप अपने सब्जेक्ट का कितना भी नॉलेज दे दें, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है ना। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो विविधता होती है क्लासरूम में, उसको अपनाना है, ना कि अनदेखा करना है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। फोर्थ है मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके। जी नहीं, मूल्यांकन का केवल एक मानकीकृत तरीका नहीं, बल्कि मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जब टीचर ने दो चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद उन दोनों चैप्टर्स का आप टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, उसके थ्रू बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, या फिर ग्रुप में बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, उसके थ्रू बच्चों का मूल्यांकन करिए। या फिर जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई से अदर वाली, जैसे खेल कूद हो गया, संगीत हो गया, या फिर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, वो वाली चीज़ें हो गई, उनमें भी आप करवा सकते हैं मूल्यांकन, है ना। तो सिर्फ मानकीकृत तरीका ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करने के लिए उन्हें तैयार करें। यानी कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे, उनकी नीड के अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है, और उनका जो एज है उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा देंगे। जैसे अगर बच्चा 6th क्लास में है तो उसको आप 6th क्लास की ही चीज़ें पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास के बच्चों को आप 10th क्लास की चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल है, यानी कि जो दिमाग है, मेंटल लेवल है, वो सिर्फ 6th क्लास तक अभी मैच्योर हुआ है, इसीलिए तो वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, अदरवाइज़ वो कॉलेज जा चुका होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और यही इसमें कहा गया है। और ये सारी बातें ना आपकी समावेशी शिक्षा, NEP 2020, NCF 2005, ये सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील कक्षा दोनों एक जैसी हैं, ध्यान रखिएगा। सेम जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो भी कहती है सभी बच्चों को समान रूप से उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है और सभी को समान अवसर देने हैं सीखने के। सेम वैसे ही ये जो प्रगतिशील कक्षाएं होती हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती हैं, ये भी ऐसा ही कहती हैं कि हर बच्चे को समान अवसर दो और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाओ बिना किसी भेदभाव के। तो आपसे पूछा है कि एक प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है। पहला है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, दूसरा है गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, तीसरा है प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, चौथा है रटने और प्रत्यय स्मरण पर जोर देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आप क्लास में जब पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ उनको लेक्चर मेथड से ही मत पढ़ाइए, यानी कि सिर्फ बुक उठा करके आपने पढ़ा दिया, इतने तक सीमित नहीं रहना है। अनेक प्रकार की सामग्री लानी है, डेमो क्लासेस बच्चों को देनी है, आप जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करवाने हैं तो घर से कोई इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और दूसरा है गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। जी हाँ, बच्चा खुद भी एक्टिविटी करे, ये चीज़ भी कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील कक्षा, कि बच्चे को करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ और कार्यों का प्रावधान इसको ये बढ़ावा देता है। लर्निंग बाय डूइंग से याद आया करके सीखना, करके सीखने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसकी बात करी थी जॉन डीवी ने, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। जॉन डीवी कहते हैं बच्चों को करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। थर्ड है प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और रटने और प्रत्यय स्मरण पर जोर तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इसके तो सख्त खिलाफ है प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील कक्षा, ठीक है। कभी भी बच्चों को रटवाना नहीं है
और प्रत्यय स्मरण मतलब होता है बार बार याद करवाना, मेमोराइज करवाना, इस चीज़ को भी वो बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जहाँ पर लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? पहला है एक केक कैसे तैयार किया जाए, दूसरा है उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, तीसरा है आयतन की गणना का सूत्र क्या है, चौथा है गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती हैं तो इसका राइट आंसर होगा एक केक कैसे तैयार किया जाता है। ये वो क्वेश्चन कर सकती हैं बच्चों से, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला है उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, जी नहीं, क्योंकि गलती करना तो स्वाभाविक है, हम भी तो ह्यूमन हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं, बच्चे भी गलतियां कर सकते हैं। तो अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे किसी चीज़ में, तो आपने उनको डांटना या उनको शर्मिंदगी फील करवाना ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनको चीज़ें समझानी है और इस तरीके से समझानी है कि वो फ्यूचर में वो गलतियां ना कर पाएँ, ठीक है। सेकंड है इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें, जी नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, गलतियां इंसान करता है और ये जो सीटेट है ना, यहाँ पर गलतियां करना एक पॉजिटिव चीज़ मानी गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चों का गलती करना स्वाभाविक है, पॉजिटिव है। थर्ड है भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, जी नहीं। फोर्थ है विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें, जी हाँ, क्योंकि देखिए सीखने की जो विकासात्मक प्रक्रिया होती है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो उसको सिर्फ एक पार्ट मानते हुए चलना है और साथ ही साथ बच्चों को चीज़ें समझानी भी हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है, आप उसके परिवार वालों से इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं तो पाते हैं कि वह घर पर बहुत कम बोलता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक ऐसे बच्चे होते हैं रियल में, अगर आपने देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बच्चे काफ़ी होते हैं जो अपने घर में बहुत शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? ये कॉमन सेंस यूज़ करना है आपने यहाँ पर। ये किसी चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं आया है फ्रेंड्स। सीटेट में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आपको खुद ही अपना दिमाग यूज़ करके आंसर करना होता है, जैसे कि ये है। पहला है विद्यालय में बालकों को बातें करने के असीमित अवसर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है विद्यालय में शिक्षक यह चाहते हैं कि बालक हर समय एक दूसरे से बातें करें, जी नहीं, हर समय बातें करें थोड़ी चाहते हैं, पढ़ाई भी तो करेंगे, सिर्फ बातें ही थोड़ी करेंगे। थर्ड है उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर है और हमें आंसर मिल चुका है। ऐसे बच्चे क्या होता है ना, इन बच्चों को घर में बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं मानी जाती है। घर में उनकी कोई बात नहीं सुनता है, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं, इसीलिए बच्चा घर में कम बोलता है और विद्यालय में ज़्यादा बोलता है, क्योंकि विद्यालय में उसको बात करने के अवसर मिलते हैं, घर की अपेक्षा ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है। क्रिएटिविटी। पहला है उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, ये तो ठीक है, तभी तो वो सृजनात्मक हैं। सृजनात्मक बच्चे मतलब जो कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, अगर वो खाली बैठे होंगे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे सामने पे एक बॉटल पड़ी होगी तो उसको पकड़ के ही कुछ सोचने लगेंगे कि मैं इससे क्या नया बना सकती हूँ या क्या नया बना सकता हूँ, कुछ ना कुछ नया करने की उनमें योग्यता होती है, ठीक है। सेकंड है ये विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान करते हैं, जी हाँ, अलग अलग तरीके से समस्या समाधान भी ये करते हैं। थर्ड है उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ऐसा नहीं है, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है, ना कि कम होती है। फोर्थ है ये अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है सीखने की जिज्ञासा कम होती है। कम नहीं बल्कि सृजनात्मक बच्चों में तो ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है,
टीचर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीज़ें। तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं बच्चे जो सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेखन वैकल्य, ठीक है, पहला है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। दूसरा है मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। तीसरा है सादे या अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। और चौथा है दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। तो देखिए, लेखन वैकल्य मतलब होता है उस बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है तो सीधी सी बात है, आप उनको लिखने से रिलेटेड काम तो नहीं देंगे। जैसे इसमें कह रहा है मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग, जी नहीं, उनको लिखने में दिक्कत आ रही है तो लिखित चीज़ें तो करवानी ही नहीं है, कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, ऐसा नहीं करना है। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा आप निर्धारित कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्लासरूम में ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देंगे। यानी कि जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं वो कम से कम सुन करके और देख करके पढ़ाई कर पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से है। अभिकथन यानी कि असर्शन, तर्क यानी कि रीजनिंग। तो अभिकथन और तर्क क्या है, देखिए। अभिकथन है एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? अनुमति देनी है। आप जब उन्हें अनुमति देंगे तभी तो बच्चों के मन में जो डाउट होंगे वो आपसे पूछ पाएंगे। आप टीचर हैं, आपका काम ये है कि बच्चों के मन में जो डाउट आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करें, ना कि उनसे ये कहें कि आप क्लासरूम में बातचीत नहीं कर सकते। ये अभिकथन यहाँ गलत हो गया। सेकंड है बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं हैं और ग्राह्यशील तरीके से बेहतर सीखते हैं। जी नहीं, अभी मैंने आपको बोला था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का सृजन खुद कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है जो टीचर देते हैं। टीचर का काम होता है बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना, ताकि उस ज्ञान की हेल्प से टीचर उनको और ज़्यादा चीज़ें सिखाएं और बच्चों का ज्ञान बढ़ता रहे। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन बताना चाहूँगी। एक चीज़ होती है साक्षर होना, इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में रहते होंगे कि ज्ञान क्या है, साक्षरता क्या है। साक्षर होना अलग चीज़ है। चलिए 3 चीज़ें बता देती हूँ। शिक्षा ग्रहण करना अलग चीज़ होती है और ज्ञान ग्रहण करना अलग चीज़ होता है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ को पहली बार समझ रहे होंगे। कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। साक्षर होना यानी कि साक्षरता हासिल करने का मतलब होता है अंकों का ज्ञान, अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान, ABCD 1 2 3 4 और जो आपके अ आ क ख यानी कि अल्फ़ाबेट्स और अंकों शब्दों का जो ज्ञान होता है। सिंपली आप ऐसे समझिए, अंकों और शब्दों से रिलेटेड जो चीज़ें आप सीखते हैं वो होता है आपका साक्षर होना। वो साक्षरता के अंदर आती हैं। कोई बच्चा साक्षर है मतलब उसको अंकों और शब्दों के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पता हैं। शिक्षा मतलब होती है जब आप कॉलेज वगैरह में गए या फिर जब आप एकेडमिक्स में गए तो वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठा करे। ठीक है, आपने डिग्रियाँ ली, आपने क्लास पास की, 10th किया, 12th किया, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मतलब आपने शिक्षा ग्रहण करी है, उसको कहते हैं। और ज्ञान मतलब होता है कि आपने ये जो सारी नॉलेज ग्रहण करी है उसको आप अपनी लाइफ में जब यूज़ कर पा रहे हैं व्यावहारिक तरीके से, उसको हम कहते हैं ज्ञान। रियल ज्ञान वो होता है जब आपने यहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी, इसके थ्रू जब आपने अपनी अंदर की जो योग्यताएं हैं आप उन्हें बाहर ला पा रहे हैं और उनका यूज़ अपने व्यावहारिक जीवन में कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना मतलब ये नहीं होता है कि आपने डिग्री हासिल कर लिया, आपने M.Ed कर लिया, MSc कर लिया, B.Ed कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप दर्शन में जाएंगे तो दर्शन में ज्ञान का मतलब कुछ और ही होता है। दर्शन में कहते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है आत्म को जानना। आत्म यानी कि जो आदर्शवादियों की अगर आपने विचारधारा पढ़ी होगी, वो कहते हैं कि ज्ञान मतलब ये है कि बच्चा जब खुद के बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, इस सब के बारे में जब वो सोच रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है, उसे मानते हैं असली ज्ञान। ये चीज़ है दर्शन के अंदर। अभी हमको दर्शन पे नहीं जाना है, फिलॉसफी पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। और ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दी है फ्रेंड्स, बट आप इसे याद रखेंगे क्योंकि CTET के बाद आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर आपको ये सब काम आएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को बात करने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, ये गलत है। और दूसरा है कि बच्चे ज्ञान का सृजन नहीं कर सकते, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। ऐसा सृजनशील जो अभी हमने पढ़ा था, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो मानते हैं कि बच्चे सृजनशील हैं, खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट भी करते हैं, और जब वो कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस, मैंने जिस तरीके से सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। और जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स लेना होगा कमेंट करके बताइएगा, और मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बता दिया है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।